हाँ भाई, जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 35 की कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में बात की थी, ठीक है। और आज जो हम बात करने वाले, अच्छा कल हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की थी। वो क्वेश्चन क्या था कि मेंडल ने मटर के पादप का सिलेक्शन क्यों किया, ठीक है। कि क्या ऐसी विशेषताएं थी मटर के प्लांट में जिस वजह से मेंडल ने उसको सेलेक्ट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। हाँ, तो देखिए आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं भाई, आपको जो एक टेबल दिखाई दे रही है वो टेबल किस बारे में, कि मैंने आपको कल बताया था कि मेंडल ने मटर के प्लांट को चुनने का एक कारण ये भी था कि उसमें 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, विपरीत लक्षण, ठीक है। तो ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है वो 7 विपर्यासी लक्षणों की टेबल है। तो देख लेना, आप इसको समझना। ये हमारे 7 विपर्यासी लक्षण हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला है लक्षण। तो लक्षण जैसे प्लांट की हाइट के बारे में अगर हम बात करें तो प्लांट की हाइट को लेकर मटर का पौधा 2 प्रकार का होता है, एक तो बौने पौधे और एक लंबे पौधे, ठीक है। अच्छा, अप्रभावी रिसेसिव जिसको बोलते हैं और प्रभावी जिसको डोमिनेंट बोला जाता है। अभी आप समझ जाएंगे प्रभावी अप्रभावी क्या है, मैं आपको यही बता दूं। प्रभावी वह लक्षण होता है जो फर्स्ट पीढ़ी में अपने आप को शो करता है, ठीक है। और अप्रभावी वह होता है जो सेकंड पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित करता है, शो करता है, प्रकट होता है ना। तो और एक प्रभावी से आप ऐसा भी मतलब लगा सकते हैं, प्रभावी वह कैरेक्टर होता है जो ज्यादातर शो होता है, अपने आप को शो करता है, उसको हम डोमिनेंट कहते हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो देखिए प्लांट की हाइट की अगर हम बात करें तो मटर का पौधा 2 प्रकार का होता है, एक तो मटर का पौधा बौना होता है और एक लंबा होता है। अब यहाँ प्रभावी और अप्रभावी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लंबे वाला गुण है वो तो है डोमिनेंट प्रभावी और बौनेपन वाला है अप्रभावी, ठीक है। इसी प्रकार पुष्पों की स्थिति की बात करें कि भाई मटर के प्लांट में जो पुष्प की पोजीशन होती है वो क्या होती है, तो इस आधार पर भी 2 प्रकार का होता है। एक तो वो प्लांट होता है जिसके सीड्स भाग पर पुष्प होते हैं और एक वो प्लांट होता है जिसके एक्सियल यानी कि कक्षीय भाग में पुष्प होते हैं। नेक्स्ट, फली का आकार, कि भाई मटर के प्लांट में जो फली होती है वो भी डिफरेंट होती है। कैसे? एक मटर के पौधे की तो संकुचित फली होती है, सिकुड़ी हुई, और एक मटर के प्लांट में कैसी फली होती है, फूली हुई। विपरीत कैरेक्टर है ना। हाँ, अब एक है फली का रंग। मटर के प्लांट की फली का रंग, देखो ये तो आकार है फली का। अब जैसे मैं ये कह दूं कि एक मटर की फली है और वो थोड़ी संकुचित है, सिकुड़ी हुई फली है, तो इसका जो रंग है ना वो पीला हो सकता है। कैसा हो सकता है? पीला। और एक फली है बिल्कुल फूली हुई, तो इसका रंग कैसा हो सकता है? हरा। बात समझ में आ रही है? या इसका हरा या इसका पीला, है ना। तो देखो फली का आकार और फली का रंग। आकार की बात करें तो संकुचित और फूली हुई,
और रंग की बात करें तो पीला और हरा। इसी प्रकार बीज का आकार भी, कि मटर के जो प्लांट होते हैं उन प्लांटों में बीज का आकार भी दो प्रकार से हो सकता है, या तो झुर्रीदार बीज होगा या गोल आकृति का बीज होगा। ठीक है। ऐसे ही बीज कवच का रंग, अरे भाई मटर का प्लांट है, ये मटर का बीज है, तो इस बीज की आकृति या तो इस प्रकार राउंड रह सकती है या इस प्रकार थोड़ी झुर्रीदार रह सकती है ना। इसी प्रकार इसके बीज कवच का जो रंग है, जैसे ये सीड कोट है इसके ऊपर, वो सफेद हो सकता है या ग्रे कलर का हो सकता है। ठीक है। इसी प्रकार बीज पत्र का रंग, बीज पत्र स्कुटेलम, बीज पत्र आपने सुना ही है, 11th क्लास में आप सभी जानते हैं और मैं पढ़ा भी चुका हूं बीज पत्र के बारे में। तो बीज पत्र का जो रंग होता है हरा हो सकता है और पीला हो सकता है। ये तो बीज कवच है। और बीज पत्र जो अपने जैसे दो हो जाते हैं ना दाने, है ना, उनको हम बीज पत्र बोलते हैं। तो या तो हरा हो सकता है या पीला हो सकता है। तो ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है वो मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों की टेबल है, विपरीत लक्षण। बात समझ में आ गई। तो मटर के विपर्यासी लक्षणों की वैसे आपसे टेबल वो नहीं पूछेगा, है ना, लेकिन फिर भी आपसे पूछ सकता है कि उसकी फली का रंग। तो आपको नॉलेज के लिए तो जरूर याद रखना ही है, नीट में तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तो कम चांस होते हैं यहां से क्वेश्चन आने के, लेकिन नीट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये टेबल आप बना लेना, नोट्सों में आपको बनी हुई मिल जाएगी। वैसे आप इसको फिर भी एक बार देख लेना, बहुत ही सिंपल है। आप पहले प्लांट के 7 लक्षण देखना और उन लक्षणों को लेकर कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है ये हमको पता लगाना है केवल। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ। 1 मिनट में डस्टर बोल गया। ठीक है भाई। तो ये आप आराम से कर लेंगे ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, मेंडल की संकरण तकनीक। बात को जरा ध्यान से समझना, मेंडल की संकरण तकनीक। पहले मैं इसकी कुछ थ्योरी लिख देता हूं, फिर आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। देखिए मेंडल परिपक्व होने से पहले ही पुंकेसर को हटा देते हैं, इसे विपुंसन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस जनद नाशित पुष्प पर इच्छित जनक पौधे के परागकण डाल देते हैं। नेक्स्ट, कृत्रिम रूप से निषेचित पुष्प पर पुष्प को अन्य कीट व पुष्प के
द्वारा परागण को परागण रहेगा सॉरी परागण को रोकने के लिए थैली बांध दी जाती हैं। नेक्स्ट, अब इन पौधों के बीजों को उगाकर विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। चलिए भाई, ये तो हुई थ्योरी। अब आपको इसको समझना है, ठीक है। आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा। देखो, तीन यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके चांस ज्यादा है। वो क्या है? एक तो है कि मेंडल ने मटर के प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मेंडल की संकरण तकनीक को समझाइए। और थर्ड टाइप क्वेश्चन है मेंडल की सफलता के कारण, कि आखिर मेंडल क्यों सफल हुए, उनके क्या रीजन थे ना। तो ये तीन क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया कि आखिर सिलेक्शन क्यों किया गया पी प्लांट का, और सेकंड क्वेश्चन है मेंडल की संकरण तकनीक। चलिए, तो इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक समझना है। वो बेसिक क्या है मैं आपको बता दूं। आपने 10th क्लास में मेंडल के बारे में पढ़ा है ना। और आपको ये भी पता है उन्होंने लंबे और बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया था, पता है ना आपको। हाँ, तो अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ना देखिए कि भाई मटर का जो पौधा होता है, वो पुष्प जो होता है वो कैसा होता है? ओवेलिंगी होता है। बताओ, होता है नहीं होता ओवेलिंगी? चलो ऊपर मैं ध्यान देता हूं। भाई मटर का जो पुष्प है वो कैसा होता है? ओवेलिंगी होता है। होता है नहीं होता, है ना। तो ओवेलिंगी पुष्प है। आप वो तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि इन्होंने ऊपर नीचे कैसे कर दिया है ना। हाँ, ओवेलिंगी का साइन तो हम जानते हैं ना। हाँ, अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर किसी प्लांट का फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, स्वयं परागण हो जाता है। बताओ, होता नहीं होता सेल्फ पॉलिनेशन? होता है ना। और अगर भाई स्वयं परागण हो गया तो हम लंबे और बौने पौधों का क्रॉस कैसे करेंगे? जबकि मेंडल ने तो लंबे और बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया था। मेरा कहने का मतलब समझिए कि भाई ये एक मटर का लंबा प्लांट है और ये बौना प्लांट है ना। तो ये दो प्लांट है अलग अलग। तो इतना तो हमको पता है कि मेंडल ने इन दोनों प्लांटों के बीच क्रॉस कराया था। लेकिन भाई मटर का पौधा तो ओवेलिंगी है। पॉइंट की बात समझना आप, मटर का पौधा तो ओवेलिंगी है, और ओवेलिंगी है तो इसमें तो स्वयं परागण हो जाएगा, अर्थात इसमें निषेचन स्वयं ही हो जाएगा। तो हम लंबे और बौने पौधों के बीच क्रॉस कैसे करा सकते हैं बताइए? नहीं करा सकते ना। जनरली हम नहीं करा सकते ना, नेचुरली नहीं होगा ना, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा ना। और मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि अगर इनमें स्वयं परागण हुआ तो बिल्कुल शुद्ध पौधे प्राप्त होंगे। जैसे लंबा पौधा है तो सारे पौधे लंबे ही लंबे होंगे। बौना पौधा है, इसमें जो भी परागण होगा अपने सेल्फ पॉलिनेशन, तो सारे बौने ही बौने पैदा होंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अब इसी को कराने के लिए, अर्थात इस स्वयं परागण को रोकने के लिए मेंडल ने एक
टेक्निक का इस्तेमाल किया। अब पॉइंट समझो आपने, मैं कहां से पॉइंट को लेकर, तो पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि मेंडल ने इस स्वयं परागण को रोकना था मेंडल को, और अपनी इच्छित परागण उनको कराना था। तो इस क्रिया को करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक तकनीक का इस्तेमाल किया, और उस तकनीक को हम कहते हैं मेंडल की संकरण तकनीक। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएंगे ये सारे पॉइंट कि आखिर मेंडल ने किस प्रकार लंबे और बौने पौधों का आपस में क्रॉस कराया, जबकि दोनों प्लांट कैसे थे, बाइसेक्सुअल थे, ओवेलिंगी थे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगी मेंडल की संकरण तकनीक। तो देखिए पॉइंटों को, देखो पहला पॉइंट क्या कहता है कि मेंडल ने स्वयं परागण को रोकने के लिए, मेंडल ने स्वयं परागण को रोकने के लिए वर्तिकाग्र को परिपक्व होने से पहले ही, अब वर्तिकाग्र और ये सब चीज आप जानते हैं, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। वर्तिकाग्र को परिपक्व होने से पहले ही पुंकेसर को हटा देते हैं। इस प्रक्रिया को हम विपुंसन कहते हैं। बहुत मोस्ट है 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए कि इमेस्कुलेशन यानी कि विपुंसन क्या है। तो विपुंसन समझो आप, विपुंसन क्या है, पहला पॉइंट यही है कि आखिर विपुंसन किसे कहते हैं हम। तो बहुत सिंपल है कि किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर के स्टिग्मा को मैच्योर होने से पहले ही, वर्तिकाग्र को परिपक्व होने से पहले ही, अगर हम उस फ्लावर के स्टेमन को, पुंकेसर को रिमूव कर दें, कट कर दें, तो उस प्रोसेस को हम इमेस्कुलेशन या विपुंसन कहते हैं। देखिए कैसे, ये पुष्प था और ये ऐसा पुष्प है, अब आप सभी जानते हैं ये, ठीक है, ये वर्तिकाग्र है स्टिग्मा, और ये स्टेमन पुंकेसर जिनको कहते हैं, है ना। अब एक बात समझो आप, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में जब मैं पॉलिनेशन आपको पढ़ा रहा था, परागण, तो तब मैंने आपको बताया था कि परपरागण और स्वयं परागण के लिए कुछ अनुकूलताएं होती हैं, है ना। और स्वयं परागण में एक अनुकूलता मैंने आपको एक बताई थी, समकाल पक्वता बताई थी ना, समकाल पक्वता, है ना, कि अगर वर्तिकाग्र और परागकोश, एंथर या पूरा स्टेमन पुंकेसर जिसको कहते हैं, अगर ये दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं तो ही इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर आपकी स्टिग्मा मैच्योर है, देखो ये फीमेल पार्ट अगर मैच्योर हो गया और ये मेल पार्ट मैच्योर नहीं हुआ, बात समझना, अगर फीमेल पार्ट मैच्योर हो गया तो ये तो पॉलिनेशन के लिए तैयार रहेगा ना, कहीं से भी परागकण आ जाए इसके लिए, तो इसको तो पॉलिनेशन करना है क्योंकि खुद मैच्योर है। बात समझ में आ रही है। हाँ, अगर वर्तिकाग्र मैच्योर है तो उसके पुंकेसर भी मैच्योर हो जाएंगे, तो इनमें हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, तो मेंडल का प्रयोग सक्सेस नहीं होगा। तो मेंडल ने क्या किया था कि इस वर्तिकाग्र को परिपक्व होने से पहले ही, कि वर्तिकाग्र मैच्योर नहीं हुई थी उससे पहले ही इसने क्या किया, इसके पुंकेसर को कट कर दिया, रिमूव कर दिया। बात समझ में आ गई। तो वर्तिकाग्र को परिपक्व होने से पहले ही स्टेमन पुंकेसर को रिमूव कर देना क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। ये उनकी संकरण तकनीक का पहला चरण है या प्रथम पॉइंट है। तो सबसे पहले उन्होंने ऐसे किया था, बात समझ में आ गई। अब उन्होंने क्या किया कि इस जनद नासित पुष्प, जनद, अरे मेल और फीमेल पार्ट को हम जनद बोलते हैं ना, तो जनद नासित इसका मेल पार्ट नष्ट है ना,
तो ये फ्लावर कैसा है, जनदनाशित। तो इस पुष्प पर इच्छित जनक पौधे, अब देखिए भाई मेंडल ने तो दो प्लांट सेलेक्ट कर रखे थे, एक लंबेपन वाला और एक बौनेपन वाला, ठीक है। अब किसी भी प्लांट का जैसे लंबा पौधा था मटर का, तो इसके फ्लावर का स्टेमन उन्होंने रिमूव कर दिया, है ना, लंबे प्लांट का। तो अब दूसरा जनक पौधा कौन सा है बताओ, बौने वाला। तो बौने वाले पौधे के क्या लेंगे अब वो, परागकण। क्या लेंगे, परागकण। बात समझ में आ गई। कोई सा भी पौधा आप चूज कर सकते हैं इनमें, ठीक है, रिजल्ट सेम आएगा। तो जनद नाशक पुष्प पर इच्छित जनक पौधे के क्या डाल देते हैं, परागकण। हाँ, परागकण डाल देते, पोलन ग्रेन। तो जब इन पर बौने पौधे के परागकण बताओ, अब डाल सकते नहीं डाल सकते। अब एक बात समझना, अभी इन्होंने क्या किया है, इस बौने पौधे के परागकण इस पे डाल दिए, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस पूरी प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, कि आखिर परागकण कैसे होता है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन और वो कैसे होता है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। हाँ, अभी बोले नहीं है आप उनको, और अगर थोड़ा सा बोल भी गए तो कुछ दिनों बाद इन्हीं की दोबारा से बात भी करेंगे, ठीक है। हाँ, आने वाले हैं चैप्टर बस। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे बहुत आराम से, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट समझना। तो तीसरे पॉइंट को समझने के पहले फिर आप एक दिमाग लगाओ कि अगर भाई मेंडल ने परागकण डाल दिए और हो सकता है इन्होंने फर्टिलाइज नहीं किया, तो भाई एनवायरनमेंट में तो बहुत सारे परागकण होते हैं ना, तो वो इसको अगर फर्टिलाइज कर गए तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, उसके अकॉर्डिंग नहीं आएंगे, या कुछ भी रिजल्ट आ सकते हैं ना। तो इस समस्या का पूरा समाधान करने के लिए उन्होंने क्या किया कि सेकंड स्टेप में इन्होंने इच्छित पादप के परागकण डाले और कृत्रिम निषेचित पुष्प को, क्योंकि अब हमने कृत्रिम रूप से निषेचित किया है ना इस पुष्प को कि और कोई परागित नहीं कर जाए, इसके लिए इसको थैली से बांध दिया। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप अपने पुष्प को एक थैली से बांध देते हैं तो आप मुझे बताइए कोई अन्य परागकण इसको फर्टिलाइज कर सकता है क्या? कोई भी अन्य परागकण नहीं आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने इसको फिक्स किया था। ये टेक्निक चल रही है क्रॉस टेक्निक, किसकी, मेंडल की, जिन्होंने इसको सेलेक्ट किया था। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब इसके आगे क्या होने वाला है, अरे इसके आगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण कोष बनेगा। अब वो सारी प्रक्रिया आप जानते हैं, आखिर में बीज भी बनेगा, और उन बीजों को हम बोएंगे तो नए प्लांट उगेंगे, और नए प्लांट जो उगेंगे उनका हम क्या करेंगे, अब अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। बस इसी प्रकार मेंडल ने किसका, यही थी मेंडल की क्या, क्रॉस टेक्निक, संकरण तकनीक। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई संकरण तकनीक की? बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए आप, मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया है, ठीक है। हाँ, कि मेंडल ने स्वपरागण को रोकने के लिए क्या किया, वर्तिकाग्र को परिपक्व होने से पहले ही पुंकेसर को रिमूव कर दिया। रिमूव करना क्या कहलाता है भैया, विपुंसन कहलाता है। और इस जनक नाशक पुष्प पर इच्छित जनक पौधे के क्या डाल दिए, परागकण डाल दिए। और अब इस पुष्प को अन्य कीट और पुष्प के द्वारा परागकण को रोकने के लिए थैली बांध दी, है ना। और इन पौधों के बीजों को उगाकर विपर्यासी लक्षणों का क्या किया, अध्ययन किया। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। अब नोट्सों में हो सकता है 1-2 पॉइंट कम हो, 1-2 पॉइंट ज्यादा हो, तो आप उस बात को माइंड मत करना। लिखने में कोई शब्द एक्स्ट्रा भी हो जाता है और कोई शब्द कम भी हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी प्रकार आप उनको नोट कर लेना, या नोट्सों में आपके जो लाइन लिखी हुई हैं उनको आप याद कर लेना। बात समझ में आ रही है? हाँ,
तो ये क्रॉस टेक्निक समझ में आ गई आपको। चलिए, तो अब हमने यहां पर अपने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। एक तो मेंडल ने मटर के प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया, और एक मेंडल की क्रॉस टेक्निक। ठीक है भाई, चलिए। तो इस पार्ट फर्स्ट में हम इतनी ही बात करेंगे, और जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम उसमें अब अपने नियमों के बारे में बात करेंगे जो आप पढ़ते हुए आए। ठीक है, वो बात करेंगे हम सेकंड पार्ट में।